संविधान हमें बहुत सारी आज़ादियाँ दे रहा है, कानून की किताबें बहुत सारी आज़ादियाँ दे रही हैं। फिर भी जो मैं कह रहा था उसका मतलब ये कि कुछ ऐसे टेरिटरीज़ हैं जहाँ जब आप एक्चुअली पैर रखते हैं तब पता चलता है कि आपके नीचे से कुछ फूट गया है, बम फट गया है। वरना क्या है, ये घटना क्या है कि मैं एक धर्म में हूँ, एक धर्म से मैं दूसरे धर्म में जा रहा हूँ। जो आज़ादी मुझे भारत का संविधान देता है, जो आपको जो आई थिंक चैप्टर 3 में हमें ये आज़ादी हमें मिली हुई है कि हम इस तरह के अपने लिबर्टीज़ को एक्सरसाइज कर सकते हैं। धर्म बदल लेना या किसी दूसरे धर्म में जाने एक सिंपल प्रोसेस है, दुनिया की ज़्यादातर डेमोक्रेसी जिसको अलाउ करती है। तो आप जब एक धर्म से दूसरे धर्म में जाते हैं तो पिछले धर्म की बातों को नहीं मानते हैं और एक नए धर्म को मानते हैं जो आपको अच्छा लगता है। ये आपकी चॉइस है, जिसका जो ये टॉपिक में है। तो बाबा साहब जिस समय बॉर्न हिंदू थे, बॉर्न हिंदू से वो बुद्धिज़्म की तरफ जब जा रहे हैं तो पीछे मुझे क्या क्या नहीं करना है और मैं क्या करूँगा, ये मेरे ख्याल से 22 प्रतिज्ञाओं का 2 हिस्से में बांट सकते हैं कि मैं पीछे ये कर रहा था, ये नहीं करूँगा और अब क्या क्या करूँगा। मतलब ये मेरे ख्याल से आप सब लोगों को मालूम होगा। तो इसमें ऐसा कोई आसमान फटने जैसी बात नहीं है। एक मुसलमान अगर हिंदू धर्म में जाएगा तो बोलेगा कि मैं पीछे ये मान रहा था, ये मैं नहीं मानूंगा और अब ये मानूंगा। यही कन्वर्सन का मतलब ही यही है कि मैं एक किसी खास प्रैक्टिस में हूँ और उस प्रैक्टिस को नहीं करूँगा। खास करके शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए तो बहुत नेचुरल है कि जिस धर्म ने उन्हें इतनी ज़्यादा पीड़ा दी, इतनी तकलीफ़ें दी जिसकी कि आप विश्व इतिहास में कोई तुलना नहीं है, वहाँ से निकल कर अगर कोई लिबरेट होता है, मुक्ति के रास्ते पर चलता है, तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा एजिटेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसी घटनाएं बता रही हैं कि भारत का जो डोमिनेंट, जो प्रभावशाली डिस्कोर्स है, वो इस तरह की बात को नहीं करने दे रहा है। तो हमें लग रहा है कि इस डिबेट के जरिए जो अगर हम कामयाब होते हैं इस डिबेट में, तो हम असल में भारतीय लोकतंत्र का वो हिस्सा क्लेम करेंगे जो कागज़ पर है और ज़मीन पर नहीं है। एक्चुअली वो अधिकार हमें मिला हुआ है, लेकिन जब हम उसको एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कितना हंगामा हो रहा है। तो ये अगर इस लड़ाई का महत्व इस मामले में है, इसलिए नहीं कि एक व्यक्ति का एक पद है, वो मंत्री था, नहीं है, रहेगा, ये उस कहानी का एक छोटा हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन इससे आज़ादी का एक पूरा दायरा खुलेगा। तो मैं इसको बहुत गंभीरता से, इस मामले को हम सब लोग, आप सब लोगों की भी नज़र है क्या हो रहा है, क्योंकि ये अपने आप में कितनी चिंता की बात है कि एक व्यक्ति जिस पर अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है, वो पॉलिटिकल सिचुएशन में दबाव वगैरह क्या रहा होगा किसी को नहीं मालूम। अंदर की अंतर्कथाएं हम सब लोगों को नहीं पता होती हैं, जानने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट ये है कि उनको मंत्री नहीं रहने की स्थिति आई। तो आप सिर्फ 22 प्रतिज्ञाएँ जो भारत सरकार छापते, भंते जी ने बहुत सही बताया, वॉल्यूम 17 22 प्रतिज्ञाएँ उसमें है, इंग्लिश में भारत सरकार ने छापी है, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने छापी है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने छापी है। हिंदी में वॉल्यूम 40 में पूरी की पूरी 22 प्रतिज्ञाएँ लिखी हुई हैं जो भारत सरकार के सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने छापी है। उसको केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत जो थे, उन्होंने उसकी भूमिका लिखी है। उसको भारत सरकार रिलीज करती है, लाखों की संख्या में छापती है और बेचती है। उन 22 प्रतिज्ञाओं को बोलना राजनीति की दुनिया में या व्यवहारिक दुनिया में एक अपराध की तरह देखा गया। ये अपने आप में चिंता का विषय है और मुझे लगता है कि इसको लेकर खास करके जो यहाँ का प्रभावशाली धर्म और उससे जुड़ा हुआ जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वो इसको अभी अलाउ नहीं कर रहा है। तो हम लोग अगर इस लड़ाई में थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हैं तो ये लाखों लोगों की ज़िंदगी पर एक्चुअली इम्पैक्ट करेगा। और ख़ास करके अगर आप देखें कि उस घटना के बाद पूरे देश में इस समय 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ने की बाढ़ आ गई, मतलब उसको कविताएं बन रही हैं, उस पर लोग उसको गा रहे हैं, मतलब 10-10 हज़ार की भीड़ में वो 22 प्रतिज्ञाएं बोली जा रही हैं। ये मतलब कम से कम 25 साल से तो मैं भी ऑब्जर्वेशंस कर रहा हूँ कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। ये पहली बार हुआ है, बहुत मुझे लगता है कि 1956 के बाद, बाबा साहब के कन्वर्सन के बाद, और ये एक दूसरा मौका है जब फिर से 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर, नवयान बुद्धिज़्म को लेकर या बुद्धिज़्म को लेकर एक नए ढंग का एक खुद को बताना कि मतलब, क्योंकि आप बुद्धिज़्म में जाते हैं तो कोई ना रिजर्वेशन वगैरह पे कोई इम्पैक्ट तो हो नहीं रहा है, फिर भी लोग उसको
नहीं बता रहे थे, अब वो बताना शुरू हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। और मुझे नहीं मालूम कि ये राजनीति में अगला कदम कौन क्या लेगा, उसमें हम सलाह देने के लिए भी सक्षम नहीं, क्योंकि राजनेता इस मामले में बहुत सबसे सही अपने लिए सोच पाते हैं। लेकिन हमारी पूरी तरह से मंगल कामनाएं रहेंगी। अभी तक में राजेंद्र पाल गौतम जी ने जितना कर दिया, वही अपने आप में इतना भारी है, इतना बड़ा इतिहास है कि इसके बाद अगर वो कुछ भी ना करें तो भी मुझे लगता है कि उन्होंने एक ऐतिहासिक काम कर दिया है। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। थैंक यू। जब 57 की बात है, हमारे 7 MP चुन के आए थे, 3 कैनिंग लेन में रहते थे। तो ये सिर्फ मेरा, क्योंकि जो वर्किंग फोर्स है आप लोग हैं, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस जो शेयर करना चाहता हूँ, जिस कम्युनिटी के नाम से जो मेरे साथ ज़िंदगी यहीं से शुरू हुई। जब मैं अतीत में जाता हूँ 55 में, तो जो गैर ब्राह्मण थे उन टीचरों को मुंशी जी बोलते थे, जो ब्राह्मण थे उनको पंडित जी बोलते थे। मेरे मामा हेड मास्टर थे, चबूतरे पर क्लास लिया करते थे, पीट नहीं सकते थे। मैं कभी मैं बेसिकली आगरा का हूँ, तो अपने नानी के जाता था तो प्यासा रहता था। तो जो इंक होती थी जिसमें चौक मिट्टी बोलते हैं, जिसको तख्ती पे लिखते हैं, तो जो पानी बह के जाता था वहाँ से हम वो पानी लेते थे और प्यास लगती थी तो यूँ करते थे। अगर कोई अपर कास्ट का सो कॉल्ड अपर कास्ट, तो मुझे बड़ा जिज्ञासा होती थी, क्यों तो मैं शहर से था और इंटीरियर गांव की बात बता रहा हूँ, तो बड़ी जिज्ञासा होती थी। तो मैंने कहा बाल्टी को जरा टच तो करूँ, तो मैंने यूँ टच कर दी और बोले अरे मुंशी जी के भांजे थे, बाल्टी छूली। और साहब उस बाल्टी को उपलों की आग में गर्म किया गया और वो दर्द आज भी है। अब मेरा ज़िंदगी, मैं साइंटिस्ट बना, DRDO से रिटायर हुआ, मैं लॉ ग्रेजुएट था। तो जहाँ भी इंटरव्यू में जाता था तो मैं कहते भाई LLB की क्या, इसकी क्या ज़रूरत है, यू आर साइंटिस्ट। मैं देखो जी, एक स्कूटर होता है ना, उसका स्पार्क प्लग खराब हो जाए तो स्कूटर नहीं चलता। तो मेरा काम है स्पार्क प्लग की तरह ले लीजिए। तो मैं साइंटिस्ट होते हुए भी मैंने कुछ लीगल लॉ बहुत पहले किया हुआ था, तो मैं वहाँ पर कुछ केस लेता था। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ये नई जनरेशन आई है। तो मैं अभी उसके बाद फिर मैं यहाँ पर एक ट्रिब्यूनल बने हुए सीनियर सिटीजन के, उसमें मेंबर भी रहा हूँ और फिर आर्बिट्रेटर का वो MTL का आर्बिट्रेटर भी रहा हूँ। तो मेरा सब कहने का मतलब ये है कि अगर मेहनत करते हैं, ज़िंदगी मैंने कहाँ से शुरू की, कहाँ ख़त्म की। और जब मैं MBA कर रहा था तो 7 बच्चे रोक लिए। तो मेरा जो प्रोफेसर था तो मैं उसको लिफ्ट दिया करता, तो बोले यू बिलोंग टू ऐसी कम्युनिटी, यस। ओ फिर मुझे दिमाग चला, 7 बच्चे रोके गए थे, 6 उसमें SC थे। और किस पे रोके गए थे, उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है ना उसके ऊपर। तो मैं सिर्फ ये अपने शेयर इसलिए लोगों से बोलता हूँ कि मैंने सहा है, मैं जीता ज़्यादा उदाहरण हूँ। तो बस मैं यही कहूँगा और मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और दूसरा ये कि मैं सोचता हूँ कि आप लोग ही आजकल आने वाली जनरेशन के कर्णधार हैं। धन्यवाद।